हेलो बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं सीबीएसई ने अपने पैटर्न को चेंज करा है और टर्म वन के अंदर जो पेपर आएगा उसमें होंगे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। एमसीक्यू बेस्ड यानी कि जिसमें फिलअप्स पूछ सकता है, ट्रू फॉल्स पूछ सकता है, मैच द फॉलोइंग हो सकते हैं, ऑप्शन वाले एमसीक्यू हो सकते हैं और सबसे स्पेशल केस बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा टोटल 50 मार्क्स की वेटेज के अलग अलग वैरायटी के खूब सारे क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, एंजॉय करना, पूरा का पूरा नेशनल इनकम यूनिट आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। चलो, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। एग्रीगेशन इज इन्वॉल्व्ड इन बोथ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, नन ऑफ दीज या माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो एग्रीगेशन जो होता है वो किस में इन्वॉल्व होता है, तो इसका जवाब देना है। तो बहुत बहुत मुबारक हो बच्चों, आपका पहला ही जवाब गलत है, क्योंकि एग्रीगेशन इन्वॉल्व दोनों में होता है, यानी कि माइक्रो के अंदर भी होता है और मैक्रो के अंदर भी होता है। हाँ, माइक्रो के अंदर जो होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है, यानी बहुत ही थोड़ा सा होता है, और मैक्रो के अंदर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई डिग्री में होता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा था एग्रीगेशन इज इन्वॉल्व्ड इन, यानी कि वो होता किस में है, तो होता तो वो दोनों में है। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड। तो कौन सा इसमें से कंज्यूमर वाला नॉन ड्यूरेबल गुड है? ओके, वेरी गुड, बोथ मिल्क एंड ब्रेड, सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, स्टॉक इज ए कॉन्सेप्ट विच। स्टॉक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको क्या कैन नॉट बी मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, measured at particular point of time, time dimensional, या measured at a particular period of time। तो स्टॉक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हम एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इंक्लूडेड इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। इनमें से जीएनपी में क्या इंक्लूड करा जाएगा? कुछ भी नहीं। प्रॉफिट अर्न्ड बाय फॉरेन कंपनी इन इंडिया, अर्निंग फ्रॉम सेल ऑफ बॉन्ड्स टू द इन्वेस्टर्स, सैलरी पेड टू अमेरिकन्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन अमेरिका। तो बताइए जी, तो किसको हम नेशनल प्रोडक्ट में इंक्लूड करेंगे? नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि इसमें आपको क्या देखना है, रेसिडेंट देखना है, कि क्या पैसे हमारे रेसिडेंट ने कमाए, ये देखना है। तो बताइए जी, तो प्रॉफिट अर्न्ड बाय फॉरेन कंपनी, ये तो फॉरेन कंपनी ने पैसे कमाए हैं, तो ये तो हमारा रेसिडेंट नहीं है। अर्निंग फ्रॉम सेल ऑफ बॉन्ड्स टू द इन्वेस्टर्स, जब हम कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेचते हैं, यानी कि ये तो सिर्फ पेपर का एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसको तो हम प्रिकॉशंस में पढ़ते हैं कि ऐसी चीज़ों को हम कभी भी नेशनल प्रोडक्ट्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। और डी में कह रहा है सैलरी पेड टू अमेरिकन्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन अमेरिका। तो अमेरिका के अंदर जो अमेरिकन्स काम कर रहे हैं तो वो भी हमारे रेसिडेंट तो नहीं है, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो है नन ऑफ दीज। तो मुबारक हो बच्चों, आपका ये भी गलत हो गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, कैन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बी पॉजिटिव। क्या नेट इनडायरेक्ट टैक्स पॉजिटिव हो सकता है? नेवर, हाँ, नहीं, कह नहीं सकते। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स पॉजिटिव हो सकता है, हाँ हो सकता है, यस, ठीक है, तो सिंपल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ये भी सिंपल है। GDP-FC इज इक्वल टू, तो GDP-FC आपको बताना है कि किसके बराबर है। GDP-FC, तो NDP-FC प्लस डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन NDP-MP, कौन सा ऑप्शन सही है? यस,
ए एनडीबीएफसी प्लस डेप्रीसिएशन, है ना, कन्वर्जन का मेथड लगाएंगे तो सीधा सीधा बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। वो पूछ रहा है कि क्या इनमें से करेक्ट नहीं है, तो आपको इसका मतलब गलत वाला पहचानना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको गलत लग रहा है, जिसका फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है गलत वाला, बताइए जी। गलत ऑप्शन कौन सा लिखा हुआ है? ठीक है, वेरी गुड, सही, ए ऑप्शन ही गलत लिखा हुआ है। NNP-MP इज इक्वल टू GATP-MP माइनस डेप्रीसिएशन होना चाहिए, जबकि उसने प्लस डेप्रीसिएशन दे रखा है, तो यानी पहला ऑप्शन ही गलत लिखा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, द इम्पैक्ट ऑफ एन एक्सटर्नलिटी इज। एक्सटर्नलिटी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, बताइए जी। अच्छा, बुरा, ना ही अच्छा ना ही बुरा, या तो अच्छा या बुरा, तो कैसा इम्पैक्ट पड़ता है? ठीक है, सिंपल, सही, डी, क्योंकि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी भी होती है और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी भी होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू इंक्लूड वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। कह रहा है एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से सोच के बताना है कि नेशनल इनकम में आप किसको इंक्लूड करोगे। परचेज ऑफ न्यू कार बाय हाउस होल्ड, बी डेप्रीसिएशन, सी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, डी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय प्रोड्यूसर। तो एक्सपेंडिचर मेथड को ध्यान में रख के आपको बताना है, खर्चे वाले मेथड को ध्यान में रख के बताना है। तो एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स याद हैं, PFCE, GFCE, GDCF, नेट एक्सपोर्ट्स। तो इनमें से उन चारों कंपोनेंट्स को अगर आप ध्यान से सोचोगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन ए जो है वो ही सही लग रहा है, PFCE का, यानी कि कोई प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ है, हमने गाड़ी खरीद ली है, तो इसी को हम एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू इंक्लूड while estimating domestic product of the country। तो आपको ये बताना है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट में किसको इंक्लूड करना है। ध्यान रखना, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के समय बताते समय आपको टेरिटरी का ध्यान रखना होता है कि क्या वो हमारी टेरिटरी में है या नहीं, उसका ध्यान रखना है, ठीक है, इसमें आपको टेरिटरी देखनी है। तो बताइए जी, ए ऑप्शन के बी ऑप्शन के सी ऑप्शन के डी ऑप्शन, कौन सी जगह हमारी टेरिटरी है? सैलरीज पेड टू कोरियंस वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन कोरिया, सही। तो इंडियन एम्बेसी जो होती है वो दुनिया में कहीं पर भी हो, वो हमारी टेरिटरी मानी जाती है, बिल्कुल सही, परफेक्ट। उसके बाद 11, वैल्यू एडेड रिफर्स टू। तो वैल्यू एडेड का आपको बताना है फॉर्मूला या उसका मतलब। तो वैल्यू एडेड का क्या मतलब होता है, बताइए जी। प्रोडक्शन या एक्सपेंडिचर या आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन या प्रोडक्शन ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या था? बहुत ही सिंपल है, आई होप कि याद होना चाहिए आपको। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला था वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, है ना, ये फॉर्मूला था। तो उसके हिसाब से सही ऑप्शन बन गया सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, रेमिटांस फ्रॉम ए रिलेटिव वर्किंग अब्रॉड। हमारा कोई रिलेटिव अब्रॉड में रहता है, उसने हमें रेमिटांस भेजी, तो इस बारे में आपका क्या विचार है? ए इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ट्रांसफर पेमेंट, बोथ, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड ट्रांसफर पेमेंट, या नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो बेसिकली रेमिटांसेस जो होते हैं वो ट्रांसफर पेमेंट तो होते ही हैं और उन्हें हम नेशनल इनकम में भी इंक्लूड नहीं करते। तो बी भी सही है, डी भी सही है, तो टेक्निकली सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो गया, यानी कि बोथ, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड ट्रांसफर पेमेंट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, ब्रोकर्स कमीशन ऑन सेल और परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। कह रहा है ब्रोकर का कमीशन कोई सेकेंड हैंड गुड्स बेचने या खरीदने के टाइम पर हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में, बिकॉज, क्यों करते हैं? बिकॉज क्यों करते हैं ब्रोकर का कमीशन इंक्लूड? बिकॉज, वेरी गुड, क्योंकि
ये ब्रोकर की एक सर्विस के बदले में कमाई गई इनकम होती है। तो ब्रोकर ने तो एक सर्विस दी है ना, बायर और सेलर को मिलाने की सर्विस दी, तो इसीलिए ब्रोकर का कमीशन हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। सही भेजा, वेरी गुड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, डैश इज व्हाट प्रोडक्शन यूनिट्स एक्चुअली रिसीव फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या मिलता है प्रोडक्शन यूनिट्स को एक्चुअल में जब वो अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फैक्टर्स ऑफ ओनर्स के बीच में, तो उन्हें क्या मिलता है बदले में प्रोडक्शन यूनिट्स को, यानी कि फर्म्स को। तो सोचो बच्चों, सर्कुलर फ्लो वाले कॉन्सेप्ट में दिमाग लगाओ कि फर्म्स को बदले में क्या मिलता है, सोच सकते हो। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। चलो तो सर ये तो आपको ही बताना पड़ेगा, ये तो हमको नहीं आता, तो मैं बताता हूँ। तो रेंट देते हैं वो, वेजेस देते हैं वो, इंटरेस्ट देते हैं वो, और प्रॉफिट देते हैं वो, है ना। यही होता है बेसिकली कि आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या देते हो, तो हम यही देते हैं। तो एक बार ये सोचो, चलो हिंट देता हूँ, इन चारों को एक बार जोड़ना, जरा ऐड करना, इन चारों को मिलाकर आप क्या कह सकते हो, एक बार सोचो, इन चारों को जोड़कर हम क्या कहते हैं, बताइए। इन चारों को जोड़कर हम क्या कहते हैं? सर हमें तो ये भी नहीं पता कि इन चारों को जोड़कर क्या कहते हैं। तो इन चारों को जोड़कर हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कुछ भी कहते हैं। तो इसका मतलब आपका सही ऑप्शन जो है वो है एनडीपीएफसी। नाइस क्वेश्चन, बच्चों के गलत आंसर थे। तो इसका आंसर है एनडीपीएफसी। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? एनडीपीएफसी होती है ना डोमेस्टिक इनकम, भूल गए? हाँ सर भूल गए, डोमेस्टिक इनकम होता है, ठीक है जी। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब जीएनपीएमपी, जीएनपीएमपी is the money value of all the final goods and services produced by the country during an accounting year excluding NFIA। तो ये स्टेटमेंट सही है या ये स्टेटमेंट गलत है? क्या लग रहा है कि GNPMP is the money value of all the final goods and services produced by a country during an accounting year? कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या ये स्टेटमेंट गलत है, या कांट से, या नेवर, मतलब कुछ नहीं। तो सर ये भी आपको ही बताना पड़ेगा। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है बच्चों, वो होती है एग्जैक्ट परिभाषा जो यहाँ पर दे रखी है, यानी कि मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, पर वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कह रहा है। दूसरा लॉजिक आप ये भी सोच सकते हो कि नेशनल प्रोडक्ट के अंदर तो NFIA इंक्लूड होता है इनफैक्ट, क्योंकि नेशनल प्रोडक्ट क्या होते हैं? डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIA। तो नेशनल प्रोडक्ट के अंदर तो NFIA हमेशा इंक्लूडेड होता है, जबकि वो कह रहा है कि एक्सक्लूडिंग NFIA। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सरासर गलत है, फॉल्स है। तो सही आंसर इसका होगा फॉल्स, ठीक है जी। चलो तो एक बार मुझे ये बता सकते हो आप फटाफट से इवेल्युएट करके, तो 15 क्वेश्चन जो MCQ के हमने करे, इसके बाद ट्रू फॉल्स हैं क्योंकि ऑप्शन वाले हैं MCQ, तो इसमें आपके 15 में से कितने नंबर आए? तो 2 तो गलत हुए ही होंगे पक्का, श्योर श्योर, जो 2 मैंने बताए। तो आपके ये बताओ 15 में से कितने नंबर आए जल्दी से? तो 13 से ज़्यादा तो किसी के नहीं आए होंगे, ये तो पक्की बात है। तो आपके कितने नंबर आए या कितने गलत हुए? मतलब 3 गलत हुए तो 12, 11, 12, ओके 12, 12, 12, ठीक है, मतलब कि मेजॉरिटी 12। तो 3 मतलब कि गलत हुए, तो 2 तो गलत होने ही थे और एक और आपने कोई गलत करा। चलो तो यहाँ लिख लेता हूँ, मतलब 12 मान लेता हूँ, ऑन एन एवरेज 12 आ गए। चलो ठीक है। अब है अगली कैटेगरी के सवाल। अब आपको सिर्फ ट्रू या फॉल्स बताना है, ठीक है ना। तो कितना सिंपल हो गया, अब तो आपको सिर्फ क्या बताना है, ट्रू या फॉल्स, ठीक है ना। तो 9 पॉइंट्स हैं हमारे ट्रू या फॉल्स के। तो ए, GDP ग्रोथ
is an index of welfare loses its significance if there is a deep economic divide in the economy। कह रहा है कि हम जीडीपी ग्रोथ को एक वेलफेयर के इंडेक्स की तरह अगर देख रहे हैं तो वो अपना सिग्निफिकेंस खो देगा अगर इकोनॉमी में बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक डिवाइड है, यानी अमीर गरीब का भेदभाव ज्यादा होगा तो। ट्रू, सही। तो जहां पर भी अमीर और गरीब का भेदभाव ज्यादा होता है ऐसे में जीडीपी का बढ़ना कोई वेलफेयर बढ़ने के बराबर नहीं माना जाएगा, यानी कि जीडीपी ग्रोथ एक वेलफेयर इंडेक्स की तरह अपना सिग्निफिकेंस खो देगा। उसके बाद बी, डोमेस्टिक इनकम ऑफ द कंट्री कैन बी मोर देन इट्स नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम से ज्यादा हो सकती है। वेरी गुड, ट्रू, हो सकती है। उसके बाद सी, ceasefire violation by Pakistan have led to death of many Indian soldiers. The payment of family pension to the families of such soldiers will be included in the national income। तो मतलब पाकिस्तान के सोल्जर्स ने सीज फायर करा तो हमारे कुछ सोल्जर्स जो हैं वो लिखा है नहीं रहे, तो ऐसे में उनकी फैमिली को पेंशन प्रोवाइड कर रही है सरकार, तो क्या ये नेशनल इनकम में आएगा? तो बच्चों का आंसर गलत, आपने कहा फॉल्स, जबकि आंसर है ट्रू, बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये GFCE का पार्ट होता है, या फिर सोल्जर्स जो होते हैं उनको ये पेंशन मिलती ही है अपनी सर्विस के बदले में, ऐसा थोड़ी ना मुफ्त में मिल रही है। देश की सेवा कर रहे हैं, देश के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, तो उनकी फैमिली को जो पेंशन मिल रही है वो सेवाओं के बदले में ही मिल रही है, फ्री में नहीं मिल रही। ये ओल्ड एज पेंशन नहीं है, ध्यान रखना। ओल्ड एज पेंशन होता तो मैं कहता कि ये ट्रांसफर पेमेंट है, बट ये ओल्ड एज पेंशन नहीं है, तो हमारे सोल्जर्स को पेंशन मिल रही है, तो इट इज ए पार्ट ऑफ नेशनल इनकम ओनली। उसके बाद डी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। GDCF हमेशा बड़ा होगा GDFCF से, ये कह रहा है। चलो, तो ठीक है, सही, फॉल्स, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं, क्या पता चेंज इन इन्वेंट्री नेगेटिव हो। उसके बाद ई, वैल्यू एडिशन occurs even when goods do not undergo any material transformation। कह रहे कि वैल्यू एडिशन तब भी होता है अगर कोई मटेरियल कोई किसी ट्रांसफॉर्मेशन में ना गया हो, तब भी हम कह सकते हैं वैल्यू एडिशन हुआ है। तो क्या आप इस बात से सहमत हो कि ट्रू है ये बात, या सहमत नहीं हो कि नहीं सर ये तो ट्रू नहीं है? ओके, चलिए, तो नंबर काटिए अपने, फॉल्स बोलने का नंबर कटेगा, तो ये बात ट्रू है। वैल्यू एडिशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कोई मटेरियल में ट्रांसफॉर्मेशन हो। भाई मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको क्लासेस दे रहा हूँ, मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो बताओ क्या ये वैल्यू एडिशन है कि नहीं, पहले ये सोचो। तो आप कहोगे हाँ सर ये तो वैल्यू एडिशन है। तो भाई मैंने कौन सा मटेरियल थोड़ी ना ट्रांसफॉर्म कर दिया, भाई मैं कौन सा रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना बना के बेच रहा हूँ, नहीं बेच रहा ना। तो खाली वैल्यू एडिशन का मतलब ये नहीं है कि खाली मटेरियल ही ट्रांसफॉर्म होगा। भाई डॉक्टर अपनी सर्विस देते हैं, लॉयर अपनी सर्विस देते हैं, वो सारी चीजें भी तो वैल्यू एडिशन में काउंट होती हैं देश के। तो इसीलिए आप फंस गए क्वेश्चन के जाल में। उसके बाद एफ, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एस्टिमेशन। इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स को कह रहा है कि हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ओके, तो इसमें बच्चों की राय क्या है? चलो तो ठीक है, तो बच्चे फिर से फंस गए बेचारे भोले मासूम, तो वो है वैसे ट्रू। ठीक है, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स जो दोनों ही टैक्सेस होते हैं, ये माना जाता है कि हम सरकार को अपने कंपलसरी ट्रांसफर पेमेंट्स दे रहे होते हैं, तो इनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, या अलग से इंक्लूड नहीं करते हैं। क्योंकि अगर किसी आदमी को इनकम हुई, हमने वो इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड कर ली। जैसे एक उदाहरण देने के लिए समझा देता हूँ आपको कहानी। फॉर एग्जाम्पल, ये कंपनी है, कंपनी को प्रॉफिट हुआ 100 रुपए का,
तो आप कंपनी का प्रॉफिट नेशनल इनकम के अंदर ले लेते हो, काउंट कर लेते हो, है ना, क्योंकि इट इज अ फैक्टर इनकम। अब कंपनी उसी प्रॉफिट में से सरकार को टैक्स देती है, जिसको हम कहते हैं कॉरपोरेट टैक्स। ठीक है, उसने सरकार को 20 रुपए दिया। तो माई क्वेश्चन इज, क्या ये सरकार को दिया गया 20 रुपए टैक्स आप नेशनल इनकम में इंक्लूड करोगे कि नहीं करोगे, ये सवाल है। तो इसका बिग बिग आंसर है नहीं करेंगे, नो। क्योंकि हमने प्रॉफिट ऑलरेडी 100 रुपए इंक्लूड कर रखा है। तो अगर मैं 20 रुपए और इंक्लूड कर दूंगा, ऐसे तो नेशनल इनकम 120 हो जाएगी। ऐसा थोड़ी ना होएगा, क्योंकि टैक्स जो होते हैं वो हमेशा अपने प्रॉफिट में से ही दिए जाते हैं ना। टैक्स कोई अलग से तो सर्विस के बदले दिया नहीं जाता है, मिलता नहीं है। तो जब हम प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूड कर लेते हैं नेशनल इनकम में, तो कभी भी इसीलिए इनकम टैक्स को या कॉर्पोरेट टैक्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट्स। ठीक है ना। ऐसे ही आदमी के लिए भी हो सकता है। आदमी को इनकम मिली 100 रुपए की, मान लो उसको सैलरी मिली 100 रुपए की, तो आप कहोगे कि नेशनल इनकम में इंक्लूड कर देंगे, बिल्कुल सही है। अब उसने उसी सैलरी में से 20 रुपए सरकार को टैक्स दे दिया, तो क्या वो टैक्स भी अब आप दोबारा से जोड़ोगे 20 रुपए का? नहीं जोड़ोगे ना, क्योंकि वो तो उसने अपनी सैलरी में से ही दिया। तो इसीलिए इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स को हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं नेशनल इनकम में, और ये प्रिकॉशन में लिखवाया भी जाता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसमें भी आप फंस गए। उसके बाद जी, गुड्स प्रोड्यूस्ड, हमने गुड्स बनाए, बट रिटेन्ड फॉर सेल्फ यूज, लेकिन उसको सेल्फ यूज के लिए रिटेन कर लिया, एंड नॉट सोल्ड इन द मार्केट, ठीक है, आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। सोचो, गुड्स बनाए लेकिन उसको बाजार में नहीं बेचा, तो गुड्स तो बन गए, बस बेचा नहीं, और वो अपने सेल्फ यूज के लिए रख लिए, तो क्या हम इसको नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड करेंगे? ठीक है, फॉल्स, वेरी गुड, करेंगे। ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है भाई, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन पढ़ा है ना हमने कॉन्सेप्ट। तो फार्मर अगर कोई गुड्स बना रहा है, कोई क्रॉप उगा रहा है, और वो अपने घर पे ही लेके चला गया, तो वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। तो ये स्टेटमेंट उसने गलत दे दी। उसके बाद एच, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इंक्लूड्स ट्रांसफर पेमेंट्स। मिक्स्ड इनकम के अंदर ट्रांसफर पेमेंट्स आती हैं बच्चों, बताओ ट्रू या फॉल्स? तो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड तो आपने पढ़ी रखा है, तो इनकम मेथड का थर्ड कंपोनेंट होता है, तो इसके अंदर तो कभी भी ट्रांसफर पेमेंट नहीं आएगी, तो ये तो सबसे बड़ा झूठ है, फॉल्स, सही। और उसके बाद नाइन्थ ट्रू फॉल्स, इन एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड वी फोकस ओनली ऑन एक्सपेंडिचर बाय द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। तो जब हम जीडीपी निकालते हैं, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालते हैं, तो कह रहे हैं हम सिर्फ अपने ही देश के रेसिडेंट्स के खर्चों पर फोकस करते हैं। तो बताइए ट्रू या फॉल्स? ओके, वेरी गुड, फॉल्स। क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर हमेशा टेरिटरी देखी जाती है, और टेरिटरी पे चाहे हमारे रेसिडेंट हो, चाहे कोई बाहर का रेसिडेंट हो, चाहे क्रिस गेल हो, मेसी हो, कोई भी हो, उससे हमें परवाह नहीं होती। तो हम सभी के खर्चे देखते हैं, चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो। तो ये उसने गलत बात कह दी कि वी फोकस ओनली ऑन रेसिडेंट, तो ये गलत बात है, फॉल्स। चलो, तो 9 में से कितने नंबर आए? 9 में से मैं बताता हूँ आपके कितने नंबर आए। भाई दो तो पक्के गलत हो ही गए, है ना, और एक और आपने कोई गलत करा होगा, तो मैं इसमें 6 लिख लेता हूँ। तो आपके 9 में से कितने नंबर आए? 6 आए होंगे। 7, ओके, 7 से ज़्यादा तो किसी के आएंगे ही नहीं, क्योंकि दो तो गलत ही थे, है ना, तो दो तो गलत ही थे। तो 6 लिख के चल रहा हूँ मैं, कंजर्वेटिज्म को फॉलो करते हुए, है ना। चलो ठीक है सर, अब हम करेंगे अगली वैरायटी के क्वेश्चन डिस्कस, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, उनमें से एक चुनना है। तो कितना आसान है तुक्का मारना, आ हा हा। तो ए, ये जल्दी जल्दी बता सकते हो। हायर प्रोडक्शन ऑफ डैश गुड्स लीड्स टू हायर लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। दो ऑप्शन है, कौन से गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करने से लोगों का वेलफेयर ज़्यादा होता है? तो कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करने से लोगों का वेलफेयर ज़्यादा होता है? बताइए, लोग किससे खुश होंगे? बताओ आपको किस में मज़ा आएगा बच्चों?
आपको किस में, मोबाइल फोन्स बनेंगे बाजार में, नए नए मोबाइल फोन्स आएंगे, नए नए वीडियो गेम्स आएंगे, उसमें मजा आएगा, या बाजार में नई नई मशीनें बन रही हैं, इक्विपमेंट, टूल्स, कैपिटल गुड्स बन रहे हैं, किसमें मजा आएगा आपको? आहा हा किससे निकलेगी? दिल से। तो दिल से आपकी आहा हा निकलेगी। वेलफेयर का मतलब क्या है? आहा हा। तो दिल से आपके आहा हा कब निकलेगी? जब कंजम्पशन गुड्स ज्यादा आएंगे, ठीक है ना, कंजम्पशन गुड्स। तो इसका आंसर है कंजम्पशन गुड्स। हाँ, वो कहता कि प्रोडक्शन बढ़ानी हो अगर देश में, तो कौन से गुड्स बनाने चाहिए या बनते? तो कैपिटल गुड्स, ठीक है। उसके बाद बी, स्टडी ऑफ प्राइस बिहेवियर इन इंडिया। भारत के प्राइस बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं हम, तो ये कौन सी स्टडी का पार्ट होगी, माइक्रो के मैक्रो? चलो तो ये देखो, बच्चे अलग ही नशे में हैं। पूरे भारत की बात हो रही है, भारत की प्राइस स्टडी की बात हो रही है। तो इसमें तो आप अगर माइक्रो लिख के भेज रहे हो या सोच भी रहे हो, तो गाल पे अपने दो पहले थप्पड़ लगाओ मेरी तरफ से, तेज तेज, अगर आपके दिमाग में माइक्रो का ख्याल आ भी गया तो। और लिख के भेज रहे हो तो खैर कहने ही नहीं। तो पूरे भारत के हम प्राइस पैटर्न की बात कर रहे हैं, तो ये क्या माइक्रो की लेवल की बात हो रही है? क्या ये किसी एक इंडिविजुअल की बात हो रही है? नहीं, ये तो पूरे मैक्रो की बात हो रही है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो हम पूरे मतलब इकोनॉमी एज अ होल की बात करते हैं ना, ठीक है ना। तो इसका तो आंसर बिल्कुल क्रिस्टल से भी ज्यादा क्लियर मैक्रो है। उसके बाद सी, 2000 का नोट लाइंग इन द वॉलेट ऑफ रोहिणी। रोहिणी के बटुए में 2000 की पत्ती है, तो ये क्या है? वेरी गुड, तो ये तो सर स्टॉक है ना, तो सिंपल हो गया। उसके बाद डी, डैश इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक किसे बोलते हैं? ये भी सिंपल है, ये तो आपके हाथों पर टैटू बनवा रखा है। तो चेंज इन स्टॉक किसको बोलते हैं? यस, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। उसके बाद ई, ट्रांसफर पेमेंट्स रिफर्स टू द पेमेंट्स विच आर मेड। ट्रांसफर पेमेंट्स वो पेमेंट्स हैं जो हम करते हैं विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ डैश एंड डैश, बिना किसी एक्सचेंज के। किसके? डैश और डैश के। तो बिना क्या लिए हम पैसे दे देते हैं? विदाउट एक्सचेंज ऑफ, यस, गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब बिना किसी गुड्स और सर्विसेज के ही हम पैसे दे देते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। सही, करेक्ट। उसके बाद एफ, फॉल इन द वैल्यू ऑफ जीएनपी डिफ्लेटर। जीएनपी डिफ्लेटर की वैल्यू कम हो गई, पॉइंट्स टू डैश इन द प्राइस लेवल बिटवीन द बेस ईयर एंड करंट ईयर। तो जीएनपी डिफ्लेटर की वैल्यू कम हो जाना क्या दर्शाएगी? कि जो बेस ईयर और करंट ईयर के बीच में प्राइस लेवल है वो क्या हो गया है, अगर जीएनपी डिफ्लेटर की वैल्यू कम हो गई है तो सर ये तो सर हमको नहीं आता, क्योंकि ये तो हमारे सोच से भी परे है। तो खैर, जीएनपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला याद है आपको? नहीं सर, जीएनपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला तो हमको नहीं याद है। तो जीएनपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीएनपी डिवाइडेड बाय रियल जीएनपी इनटू 100, है ना, ये होता है। जिसके अंदर नॉमिनल जीएनपी का मतलब होता है कि हम करंट ईयर के प्राइस ले रहे होते हैं, और रियल जीएनपी का मतलब होता है जिसके अंदर हम कांस्टेंट ईयर के प्राइस ले रहे होते हैं, है ना। तो अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लेते हैं करंट ईयर का प्राइस है 10 और कांस्टेंट ईयर का प्राइस है 5, या करंट ईयर के प्राइस को मैं 15 ले लेता हूँ पहले, मान लेता हूँ 15, और कांस्टेंट ईयर का प्राइस है 5, तो आपका डिफ्लेटर का आंसर आ जाएगा 3, ठीक है, आपका डिफ्लेटर का आंसर आ जाएगा 3। अब वो ये कह रहा है कि डिफ्लेटर की वैल्यू कम हो रही है, वो ये कह रहा है डिफ्लेटर की वैल्यू कम हो रही है, तो मान लेते हैं इसकी वैल्यू 2 हो रही है फॉर एग्जाम्पल। तो डिफ्लेटर की वैल्यू कम होने का कारण क्या रहा होगा? सोचो एक बार। इसका कारण ये रहा होगा कि करंट ईयर और कांस्टेंट ईयर के प्राइसेस में गैप जो है वो कम हो गया होगा, तभी तो आंसर कम आ रहा है ना भाई। भाई फ्रैक्शन जब छोटा हो जाएगा, फ्रैक्शन का गैप कम हो जाएगा, तभी आंसर भी कम हो जाएगा। तो टेक्निकली आपको ये पूछ रहा है वो कि अगर जीएनपी डिफ्लेटर की वैल्यू कम हो रही है, तो इसका मतलब कांस्टेंट और करंट ईयर के प्राइसेस का गैप भी क्या हो रहा है? तो आप लिखोगे इसका मतलब कांस्टेंट और करंट ईयर के प्राइसेस का जो गैप है
वो भी कम हो रहा है। ठीक है ना, तो ये मतलब था इस सवाल का। ठीक है ना, तो फॉल हो रहा है ना। और मान लो और फॉल करके देख लो, एक डेमो और देख लो। मान लो ये और फॉल हो गया, 1 हो गया। मान लो डिफ्लेटर का आंसर 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ होगा? इसका मतलब तो साहब इनका गैप बिल्कुल ही खत्म हो गया होगा। तो जितना आंसर कम आ रहा है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है वो कि एक तरह से टेक्निकली गैप जो है वो कम हो रहा है, तभी तो आंसर कम हो रहा है। अच्छा, उसके बाद जी, इनकम टैक्स इज ट्रीटेड एज डैश इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ये तो अभी अभी बताया था, जल्दी से आंसर भेजो। इनकम टैक्स को क्या ट्रीट करने का है नेशनल इनकम के अंदर? लेना है या नहीं लेना? बताओ, इनकम टैक्स को लेना है नेशनल इनकम में कि नहीं लेना? हाँ, नहीं लेना ना, नहीं लेना। अभी अभी पढ़ा था, तो इसलिए इसको हम ट्रीट क्या करते हैं? ट्रांसफर इनकम ट्रीट करते हैं भाई, तभी तो नहीं लेते ना। हम मानते हैं तो कंपलसरी पेमेंट है, लिखना है लिख लो। कोई भी टैक्स जो होता है, इट इज कंसिडर्ड एज कंपलसरी ट्रांसफर पेमेंट टू द गवर्नमेंट। ये तो हम ये मान रहे हैं बस सरकार को दे रहे हैं हम, तभी तो इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं कर रहे। तो नहीं करने का मतलब है हम इसको क्या ट्रीट कर रहे हैं? भाई किसी को आप अपने घर में नहीं घुसने दे रहे, तो इसका मतलब आप उसको क्या ट्रीट कर रहे हो? आप उसको, इसका मतलब अपना दोस्त ट्रीट नहीं कर रहे, दुश्मन ट्रीट कर रहे हो। तो ऐसा सोच लो। तो हम इसको नेशनल इनकम में एस्टिमेट नहीं करते या नहीं काउंट करते, क्योंकि हम इसको ट्रांसफर पेमेंट ट्रीट करते हैं। चलो उसके बाद एच, डैश इंक्लूड लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड लेबर एंटरप्रेन्योरशिप को आप कौन सा इनपुट कहते हो? फैक्टर इनपुट कि नॉन फैक्टर इनपुट? तो वैसे तो सिंपल है आंसर, इन्हें हम फैक्टर इनपुट कहते हैं। नॉन फैक्टर इनपुट सिर्फ एक है हमारे पूरे ब्रह्मांड में, हमारे लिए रॉ मटेरियल है ना। वैसे और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन हमारे मतलब 12th के दायरे में रहें तो रॉ मटेरियल। तो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर क्या है? हमारे लिए फैक्टर इनपुट्स हैं। उसके बाद आई, बेस ईयर इज द डैश ईयर ऑफ द सीरीज ऑफ ईयर्स। तो बेस ईयर कौन सा होता है? जो पहला होता है कि जो आखिरी होता है? तो सिंपल है, बेस ईयर मतलब सबसे पहला वाला, फर्स्ट ईयर है ना। ठीक है, सिंपल। उसके बाद जे, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो क्या है? इज इक्वल टू सेल्स। तो कह रहा है वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स के बराबर है इफ, अगर एंटायर आउटपुट ऑफ द ईयर इज डैश बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द ईयर, सोल्ड या स्टॉक्ड। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स के बराबर होगा अगर सारा ही आउटपुट क्या हो जाता है? सारा ही आउटपुट अगर बिक जाता है, यानी कि सारा ही आउटपुट अगर सोल्ड हो जाता है। क्योंकि सारा आउटपुट सोल्ड होने का मतलब क्या है? कि आपका चेंज इन स्टॉक जीरो है, आपके स्टॉक में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। तो चेंज इन स्टॉक जीरो है, तो ऑटोमेटिकली वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स के बराबर आ जाएगी। उसके बाद के, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। तो ये तो अभी पढ़ ही लिया, मैंने बता ही दिया आपको। यस, तो इसका आंसर तो हो गया जीडीपी डिफ्लेटर। और एल, फिर 12 में से नंबर बताना। 12 फिल इन द ब्लैंक्स थे। एल, डैश इज एक्सपेक्टेड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू इट्स जनरल यूज। तो किसी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में जो गिरावट हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं? डेप्रीसिएशन। सही, सही, परफेक्ट। तो 12 फिल इन द ब्लैंक्स में से आपके कितने नंबर आए हैं मैं बताता हूँ। एक तो ये गलत, और एक ये गलत, और एक ये गलत। तो 12 में से आपके फिल इन द ब्लैंक में कितने नंबर आए? बताओ जल्दी से, 12 में से आपके फिल इन द ब्लैंक में कितने नंबर आए? आपके आए 12 में से 8 नंबर। अच्छा, 10 नंबर आए। 10, 10, ओ, चलो ठीक है। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में 10 लिख लो। मेरी तरफ से मैं 8 ले लेता हूँ एवरेज, क्योंकि कई बच्चों के कम भी आए होंगे, तो मतलब ये कि ऑन एन एवरेज 8 आ गए। अब हम करेंगे कुछ मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन। तो कुछ होंगे मैच द फॉलोइंग, तो इसमें मैं ए पूछूंगा तो उसको हमें मैच करना है, फिर बी, फिर सी, डी ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। तो सबसे पहले ए से शुरू करेंगे। तो बताइए जी, ए में लिखा है फी पेड टू अ मैकेनिक पेड बाय फर्म। मैकेनिक को
पैसे दिए फर्म ने, बताइए जी। मैकेनिक को पैसे दिए फर्म ने, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैकेनिक को पैसे दिए फर्म ने। चलो, तो मुबारक हो बच्चों, आपका गलत है। फर्म मतलब की होता है बिजनेस। बिजनेस अगर कोई पैसे देती है मैकेनिक को खर्चे के, इस तरह के छोटे मोटे खर्चे के, तो ये आप बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे, है ना। ये कोई एसेट तो नहीं खरीदा। मैकेनिक को पैसे दिए अगर फर्म ने, तो ये आप बैलेंस शीट में तो लिखोगे नहीं, ये कोई एसेट तो है नहीं, ये कोई फाइनल गुड तो है नहीं, ये तो छोटा खर्चा है। तो छोटे खर्चे को कहते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है ना। छोटे खर्चे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये बिजनेस का छोटा खर्चा है, तो इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट खर्चा। बी, टेकिंग केयर ऑफ ओल्ड पेरेंट्स। आप अपने ओल्ड पेरेंट्स की देखभाल कर रहे हो, तो बताइए। तो 1 की 3 के 4, हाँ ये तो सिंपल है ना। तो जनरेशन ऑफ सर्विसेज, तो मतलब आप एक सर्विस दे रहे हो। सी, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय बैंक टू एन इंडिविजुअल। भाई बैंक जो है वो ब्याज दे रहा है हमें, बैंक हमें ब्याज दे रहा है। इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट तो आपने पढ़ भी रखा है, रेंट, वेजेस, उसके बाद क्या आता है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या होता है? फैक्टर पेमेंट, यानी कि 1। बस डी को तो सीधा जो बच गया उसमें भेड़ देते हैं, तो डी हो गया 3। चलो ठीक है। उसके बाद 19th, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, मैच द फॉलोइंग करिए 19th का। नॉमिनल जीडीपी, तो बताइए नॉमिनल जीडीपी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, या 2, या 3, या 4, कौन सा आपको लग रहा है नॉमिनल जीडीपी का आंसर सबसे सही होगा इनमें से? नॉमिनल जीडीपी कौन सा होता है जिसमें हम जीडीपी करंट ईयर के प्राइजेस पर निकालते हैं? तो यानी कि इसका सही मैच बन गया क्वांटिटी इनटू प्राइजेस। क्वांटिटी इनटू प्राइस का मतलब हो गया जीडीपी, और ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर का मतलब हो गया करंट ईयर। तो जब हम करंट ईयर का जीडीपी निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। उसके बाद बी, एनडीपी। एनडीपी का आपको कौन सा सही लग रहा है ऑप्शन? एनडीपी, तो ये तो बड़ा आसान है। एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, कन्वर्जन हो गया। उसके बाद सी, रियल जीडीपी। रियल जीडीपी की परिभाषा क्या? रियल जीडीपी कौन सा होगा? एक ऐसा जीडीपी जो हमने बेस ईयर में कैलकुलेट करा हो, है ना। तो यानी कि 4। और डी तो हमने पढ़ ही लिया, वो तो ऑटोमेटिकली 3 पे जाके मैच हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ये भी हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, ए, फैक्टर इनकम। अच्छा कॉन्सेप्ट है फैक्टर इनकम। बताइए जी, ए का किस में भेड़ेंगे? 1, 2, 3 के 4, फैक्टर इनकम। तो कॉन्सेप्ट क्या रहता है? हाँ सही, फैक्टर इनकम होता है अर्निंग कॉन्सेप्ट, कमाया हमने, मेहनत करी। और बी, ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम का किस में भेड़ोगे? ट्रांसफर इनकम क्या होती है? जो कमाई नहीं जाती, जो अर्न नहीं करते हम, सिर्फ हमको मिल जाती है, यानी कि 4 सही। उसके बाद डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम के बारे में क्या? तो डोमेस्टिक इनकम का दायरा कितना है? नैरो, छोटा। और नेशनल इनकम ऑटोमेटिकली जो बच गया, ब्रॉड कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। चलो तो ये भी हो गया। उसके बाद 21 में कह रहा है मैच द फॉलोइंग, दोबारा से सोचना है। रियल जीडीपी, तो रियल जीडीपी को किससे भेड़ेंगे? 21, रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी कौन सा होता है? रियल जीडीपी होता है जिसमें हम कांस्टेंट प्राइजेस पर जीडीपी निकालते हैं, जिस पर हम क्या निकालते हैं? कांस्टेंट प्राइजेस पर जीडीपी निकालते हैं। फिर मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम कौन सी होती है? मिक्स्ड इनकम किन लोगों की होती है? मिक्स्ड इनकम, सही, मिक्स्ड इनकम होती है
सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की, तो इसको हम सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम में पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सी, नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी कौन सा होता है? नॉमिनल, जिसको आप किस पे निकालते हो? जिसको आप निकालते हो करंट प्राइजेस पर, करंट ईयर के प्राइजेस पर। बाकी जीडीपी डिफ्लेटर तो ऑटोमेटिकली प्राइस इंडेक्स पर बढ़ी है, क्योंकि जीडीपी डिफ्लेटर का दूसरा नाम प्राइस इंडेक्स ही होता है। उसके बाद 22, मैच द फॉलोइंग। इनकम मेथड का अदर नेम बताइए जी, इनकम मेथड का अदर नेम किस में भिड़ना है? इनकम मेथड का अदर नेम, इनकम मेथड का अदर नेम, सर ये नहीं पता। सोचो, सोच सकते हैं हम। इनकम मेथड के अंदर क्या कंपोनेंट लेते हैं? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो ये रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट क्या हुए? ये हुए फैक्टर पेमेंट, ठीक है ना। उसके बाद बी, प्रोडक्ट मेथड। सोचो, प्रोडक्ट मेथड, इसका नाम प्रोडक्ट मेथड क्यों पड़ा है? सोचो, अदर नेम प्रोडक्ट मेथड, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं? हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको किससे भेड़ सकते हैं? इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड से, क्योंकि प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड, खर्चा, इसको किससे भेड़ सकते हैं? ये तो सिंपल है वैसे तो, अब एक ही बच गया। तो भाई एक्सपेंडिचर मेथड को तो इनकम का डिस्पोजल, यानी इनकम को खर्च कर दिया, वो बोल सकते हैं। बाकी जीडीपी डिफ्लेटर तो प्राइस इंडेक्स मेथड के नाम से या प्राइस इंडेक्स के नाम से जान लेते हैं, ठीक है। और सबसे आसान मैच द फॉलोइंग पूरे ब्रह्मांड में 23। तो 23 में बताओ, ए का कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय किसके बदले में मिलती है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय किसके बदले में मिलती है? लेबर, सही, वेरी गुड। उसके बाद बी, रेंट। रेंट किसके बदले में मिलता है? रेंट किसके बदले में मिलता है? रेंट मिलता है जमीन के बदले पर, 1। उसके बाद इंटरेस्ट, ब्याज। ब्याज किसके बदले में मिलता है? ब्याज मिलता है पूंजी पर, कैपिटल पर, वेरी गुड। और बस प्रॉफिट किसे मिलता है? वो तो बच गया जो, एंटरप्रेन्योर। तो बस ये हो गए मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में कितने नंबर आए? 6 मैच द फॉलोइंग थे। तो 1 2 3 4 5 6, इसमें कोई गलत करा होगा आपने? हाँ, एक करा होगा गलत। तो 6 में से कितने नंबर आ गए मैच द फॉलोइंग में? 5। ठीक है, तो 5 लिख रहा हूँ मैं आपके बिहाफ पे, 6 में से 5 नंबर आ गए होंगे, क्योंकि सारे 6 के 6 तो किसी के भी सही नहीं हुए होंगे ना, वो तो नेचुरल सी बात है। चलो, अब लास्ट के 2 क्वेश्चन बच्चों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब आएंगे असली क्वेश्चंस, यानी कि एग्ज़ाम के अंदर जो केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो होते हैं 4 नंबर के, मतलब 4 नंबर का, उसके अंदर होते हैं एक एक नंबर के। तो बेसिकली एक बड़ी सी केस स्टडी पढ़ने के बाद हमको 4 छोटे छोटे सवालों के जवाब देने होते हैं, ठीक है ना। तो केस स्टडी एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी से ब्रीफ में कि क्या कह रहा है, ताकि आइडिया लग जाए कि किस टॉपिक का कंटेक्स्ट है यहाँ पे। तो कह रहा है, normal residents of our country include citizens of our country who normally resides in the country and whose center of economic interest lies in the country. Citizens of other nations who continue to live on our country beyond a period of 1 year and whose center of economic interest lies in our country, and also citizens of our country working in international organizations or foreign embassies located in our country. तो मतलब वो बेसिकली इतने पैराग्राफ में जहाँ तक मुझे समझ आया, वो नॉर्मल रेसिडेंट्स वाले कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ कुछ बातें बता रहा है, रेसिडेंट वाले कॉन्सेप्ट के बारे में। फिर वो कह रहा है, इन कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत, दोज फॉरनर्स हु विजिट आवर कंट्री फॉर ट्रेवलिंग, रिक्रिएशन, हॉलीडे, मेडिकल, स्टडी, ये वो, विल नॉट बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेसिडेंट्स। ये कुछ एक्सेप्शंस बता रहा है नॉर्मल रेसिडेंट के ऑफ आवर कंट्री, and also their officials or diplomats or members of armed forces of a foreign country posted in our country and international organization located here will be treated as normal residents of our country. तो बेसिकली मतलब ऐसा मान लेते हैं कि रेसिडेंट्स की कहानी के बारे में आपको जानकारी वो दे रहा है, ठीक है। चलो, तो खैर अब हम तो मुद्दे के 4 क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या है।
तो सबसे पहले का आंसर आपको भेजना है, इंडियंस वर्किंग इन यूएस एम्बेसी इन इंडिया इज, बताइए जी, यूएस एम्बेसी में भारत के जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? वेरी गुड, तो उन्हें हम नॉर्मल रेसिडेंट्स ही कहेंगे क्योंकि वो इंडिया के ही लोग हैं, लिखा भी है इंडियंस वर्किंग इन यूएस एम्बेसी, तो वो हमारे ही रेसिडेंट हो गए, माना जाएगा, ठीक है ना, इंडिया में। सेकंड, द यूरोपियन सिटीजन लिविंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर फॉर अ पर्पज अदर देन स्टडी और मेडिकल इज, तो यूरोपियन सिटीजन जो है वो 1 साल से ज्यादा भारत में रह भी चुका है और वो पढ़ने के लिए भी नहीं आया और वो कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी नहीं आया, तो उसको आप क्या कहोगे? ओके, वेरी गुड, तो उसको भी हम नॉर्मल रेसिडेंट ही कहेंगे क्योंकि उसको देखो 1 साल से ज़्यादा भी हो गया पहली चीज़, और ना वो कोई स्टूडेंट है ना कोई मेडिकल टूरिस्ट है, इसका मतलब तो वो यहीं रहने आ गया और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसका मतलब यहीं हो गया होगा, यही माना जाएगा। उसके बाद नंबर 3, जैपनीज वर्किंग इन द WHO लोकेटेड इन इंडिया, तो इंडिया में जो WHO का दफ्तर है उस दफ्तर में एक जैपनीज काम करता है, तो उसको आप क्या कहेंगे? ओके, वेरी गुड, तो उसको हम नॉन रेसिडेंट ही कहेंगे क्योंकि वो भारत का रेसिडेंट नहीं है, वो सिर्फ बाहर की एक ऑर्गेनाइजेशन में बाहर का व्यक्ति काम कर रहा है, तो वो हमारा रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। सही। एंड नंबर 4, द जर्मन डायरेक्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन इंडिया इज, तो IMF का ऑफिस है ना इंडिया में, उसमें एक जर्मन ऑफिसर काम करता है, डायरेक्टर है, जर्मन डायरेक्टर, तो उसको आप क्या कहेंगे? क्या वो भारत का नॉर्मल रेसिडेंट है कि नहीं है? ठीक है, सही, वेरी गुड, नहीं है, तो वो भारत का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। परफेक्ट, तो इस तरह से मतलब हमने एक 4 नंबरी क्वेश्चन कर लिया, तो छोटे छोटे 4 पॉइंट्स इसके अंदर आ गए। चलो, बहुत बढ़िया। और आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है, ये भी पढ़ लेते हैं, तो फिर पूरा हमारा 50 नंबर खत्म हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल केस स्टडी केयरफुली, तो इसमें क्या कह रहे हैं एक बार गो थ्रू करते हैं। द एक्सपेंडिचर मेथड इज अ सिस्टम फॉर कैलकुलेटिंग GDP combines consumption investment, ये it is the most common way to estimate GDP, तो मतलब ये कि वो ये कह रहा है एक तरह से हमें एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में जानकारी दे रहा है, इन शॉर्ट, ठीक है ना, तो बिना पढ़े भी हम काम चला सकते हैं कि इसमें वो कह रहा है प्राइवेट सेक्टर का खर्चा, कंज्यूमर का खर्चा, सरकार का खर्चा, ये सब ले लेते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड अप्रोच फॉर एस्टिमेटिंग GDP, ये वो, GDP अंडर दिस मेथड इज कैलकुलेटेड बाय समिंग अप ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर्स मेड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो मतलब पूरी कहानी जो है एक्सपेंडिचर मेथड की है, उसके स्टेप्स वो हमको बता रहा है। तो हम सीधा आते हैं कि वो 4 क्वेश्चन क्या पूछेगा। तो आइए जी, सबसे पहले पहला क्वेश्चन तो सबसे इजी, डैश मेथड इज ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन मेथड, किस मेथड को हम कंजम्पशन मेथड बोलेंगे? बताइए। तो ये तो सबसे सिंपल आंसर हो गया इसका, तो हम कंजम्पशन मेथड किसको बोलेंगे? एक्सपेंडिचर को, क्योंकि एक्सपेंडिचर का मतलब ही है कि जो हम खर्च कर रहे हैं, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो वाला मेथड। उसके बाद सेकंड, एक्सपेंडिचर बाय द फार्मर्स ऑन द परचेज ऑफ ट्रैक्टर और ट्रेशर्स कम्स अंडर द हेड ऑफ, कौन सा एक्सपेंडिचर? फार्मर्स ने ट्रैक्टर खरीदा, तो इसको आप कौन से खर्चे में लिखेंगे? PFCE में या इन्वेस्टमेंट खर्चे में? तो ये कौन सा खर्चा माना जाएगा? तो वेरी सिंपल, आपने सही भेजा, फार्मर ने अगर ट्रैक्टर खरीदा तो ये कोई प्राइवेट कंजम्पशन खर्चा नहीं है, हमारे घर का खर्चा नहीं है ये, तो बल्कि एक प्रोड्यूसर ने कैपिटल गुड खरीदा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट खर्चा है। सही। उसके बाद थर्ड, while calculating national income through expenditure method dash is taken, हम क्या लेते हैं? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स या कॉमा खाली एक्सपोर्ट्स, क्या लेते हैं? तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स लेते हैं या कॉमा खाली एक्सपोर्ट्स लेते हैं, क्या लेते हैं? ये भी बड़ा आसान है, जिनको याद होगा, तो हमारा चौथा कंपोनेंट ही होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, जिसको हम नेट एक्सपोर्ट्स बोलते हैं, है ना? सही। और लास्ट पॉइंट, फोर्थ, एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स
फॉर कंजम्पशन बाय डिफेंस पर्सनल्स कम्स अंडर। तो डिफेंस पर्सनल्स ने या उनके लिए कुछ गुड्स खरीदे गए तो उनको हम कौन से खर्चे में लिखेंगे, पीएफसीई के जीएफसीई। ओके, वेरी गुड। तो डिफेंस पर्सनल्स के लिए गुड्स खरीदे गए हैं तो इसका मतलब ये सरकार ने खर्चा करा है, तो इसको हम जीएफसीई वाले खर्चे के अंदर लिखेंगे। चलो, तो बहुत बढ़िया। तो इसमें तो मैं मान के चल रहा हूं कि कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी क्योंकि बड़े आसान थे, लेकिन हाँ, इस तरह से या इस तरह के पैटर्न पे क्वेश्चन हमसे कुछ भी पूछ सकता है। तो कुल मिलाकर टोटल हमने 50 नंबर कवर कर लिए। तो एक बार मुझे जल्दी से अपने फाइनल स्कोर भेजो कि आपके 50 में से कितने आ गए, तो फिर हमारा आज का सेशन हो जाएगा समाप्त। तो 8 और 5 13 और 8 21 और 6 27 और 12 39। तो एवरेज स्कोर जो बन रहा है वो बन रहा है 50 में से 39 मार्क्स का। तो आपके कितने नंबर आए कृपया मुझे बता दीजिएगा। क्या आपके 39 से ज़्यादा आ रहे हैं या 39 से कम आ रहे हैं? तो खैर, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, सारा पैटर्न समझ आ गया होगा, सारा डिस्कशन समझ आ गया होगा। तो आज हमें जो अपने सेशन में करना था वो यही करना था, बाकी करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में।